बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, एक हीम है, एक ग्लोबिन है। हीम का तो हमें पता है कि आयरन से बनता है। फिर ग्लोबिन है, ये प्रोटीन है और ये 4 चेन्स से बनता है। 2 अल्फ़ा होंगे, 2 या बीटा होंगे, या सिग्मा होंगे या गामा होंगे। तो जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे तो उसको हम हीमोग्लोबिन ए कहते हैं। जो 2 अल्फ़ा और 2 सिग्मा होंगे तो हम इसको HbA2 कहते हैं। या जो 2 अल्फ़ा या 2 सिग्मा होंगे तो हम इसको फीटल हीमोग्लोबिन या HbF कहते हैं। अब थैलेसीमिया में होता क्या है? बीटा थैलेसीमिया है, उसमें जो बीटा चेन है, ये जो HbA का जो बीटा चेन है, इसकी सिंथेसिस या डिक्रीज़ हो जाती है या बिल्कुल होती ही नहीं है। और ये जो बीटा चेन है, इसके जो जीन्स है वो क्रोमोसोम 11 पर होते हैं। इसके 2 जीन्स है, अगर एक एब्सेंट हो और एक हो, या एक डिमिनिश हो और एक हो, तो हम इसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। अगर दोनों नहीं है तो हम इसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। अब थैलेसीमिया मेजर है क्या? तो थैलेसीमिया मेजर में दोनों जो जीन्स है वो नहीं होंगे। तो जब वो नहीं होंगे तो बीटा चेन नहीं बनेगा। तो बीटा चेन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी होगी। और यूजुअली जो पेशेंट है वो पहले जो उसके लाइफ के 6 मंथ्स है उस तक तो पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, उसको एनीमिया नहीं होता, क्योंकि तब तक वो जो हमारे पास HbF होता है, जो HbF है वो मेंटेन करता है हमारी HB को। लेकिन टाइम के साथ ये HbF ख़त्म हो जाता है, टाइम के साथ ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब ये ख़त्म होता है तो सारा जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ए पे शिफ्ट हो जाता है, HbA हमारी बॉडी में रह जाता है। जो 6 मंथ है उसके बाद सेवेयर एनीमिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो बीटा चेन है वो बन ही नहीं रहा, तो हीमोग्लोबिन नहीं है। अब इसके बाद जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जो टेट्रामर्स है, जो हमारे पास जो अल्फ़ा चेन्स है, ये टेट्रामर्स बनाते हैं। 2 अल्फ़ा ये है और इसके बीटा नहीं है तो और 2 अल्फ़ा आ जाता है, तो ये टेट्रामर्स बनाते हैं 4 अल्फ़ा, और ये एग्रीवेट हो जाते हैं और इसकी वजह से RBC की डैमेज हो जाती है और जो हेमोलिसिस हो जाती है ब्लड में। और फिर ये इस हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया भी हो जाता है। अब एनीमिया की वजह से मैसिव एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो बोन मैरो है तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है, और इसकी वजह से जो हमारा स्कल है और फेशियल बोन्स है ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ये एक्सपेंड हो जाते हैं, हमें एक्सरे में भी एक्सपेंड नज़र आते हैं। और जो थैलेसीमिक पेसेस है, मतलब उसके जो ये जाज है ये बहुत एक्सपेंडेड होंगे। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये तो हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली कि ये ऑटोसोमल डिजीज़ है और इसमें जो बीटा चेन्स है उसकी जो सिंथेसिस है वो नहीं होती। इसके सवेयर एनीमिया होता है, पेशेंट की HB 4-5 तक चली जाती है, इससे नीचे भी गिर जाती है। जो मैंडिबल है पेशेंट का वो प्रोमिनेंस, हमने पढ़ा ना कि मैसिव एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, बोन्स तेज़ी से काम कर रहे हैं कि बोन RBC बनाए, उसकी वजह से जो बोन्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं। और जो हमारा जो नेज़ल ब्रिज है वो डिप्रेस होता है। ये इसमें ये भी जो मैसिव एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया इसकी वजह से फ्रंटल बॉसिंग होंगी, जो फ्रंटल बोन है वो आगे की तरफ होगी, निकलेगी, क्योंकि उसमें भी हाइपरप्लेजिया हुआ है। और हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होगी, पेशेंट में हेपेटोस्प्लिनोमेगेली होगी, क्योंकि जो एक साइड पे हेमोलिसिस हो रही है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर इस पेशेंट में जो सबसे डेंजरस जो चीज़ है, जो इमरजेंसी है, वो है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड, क्योंकि हेमोलिसिस हो रही है तो जो बॉडी का जो आयरन है, जो ब्लड की हेमोलिसिस की वजह से
अकोमुलेट हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से हेपेटिक फाइब्रोसिस होगी, सिरोसिस होगी लिवर की, और स्किन की जो डार्कनिंग होगी, स्किन की क्योंकि पिगमेंटेशन होगी स्किन की आयरन की वजह से, आयरन डिपॉजिट होगा स्किन में। फिर इसके बाद कार्डियोमायोपैथीज़ होगी, ये भी आयरन जो है ना वो कार्डियक जो सेल्स है उसमें अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एंडोक्राइनोपैथीज़ होंगी, डायबिटीज़ हो सकती है ऐसे पेशेंट में, और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है इस पेशेंट में। ये एंडोक्राइनोपैथीज़ होंगी इस पेशेंट में। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस में भी आ सकता है और पेशेंट के सिम्टम्स में भी आ सकता है, पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगी, उससे हमें डायग्नोस कर सकते हैं। और पेशेंट को सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, पेशेंट की ग्रोथ रिटार्डेड होगी। ऐसे पेशेंट की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती क्योंकि उसको इतना ब्लड ही नहीं है बॉडी में उसकी ग्रोथ के लिए, तो पेशेंट की ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। और पेशेंट की जो हाइट है वो बहुत कम रह जाएगी। ऐसे पेशेंट बिल्कुल उसकी हाइट भी नहीं होती, और इसको हम थैलेसेमिक जो इसके अपेरेंस है वो बिल्कुल डार्क स्किन होगी उसकी उन लोगों की, और उसके जो स्कल बोन है उसकी एक्सपेंशन होगी, फ्रंटल बॉसिंग होगी, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होगा। अच्छा, फिर हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें सीबीसी करते हैं, सीबीसी में एचबी कम होगा, एमसीवी कम होगा, और रेटिक काउंट भी है वो ज़्यादा होगा क्योंकि सेल्स बन रहे हैं नए। आरबीसी मार्पोलॉजी हम करेंगे तो उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, एनिसोसाइटोसिस होगा, जो सेल की शेप है उसमें चेंजेस आएगी, पाइकिलोसाइटोसिस होगा, टारगेट सेल्स होंगे, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होंगे क्योंकि प्रीमेच्योरली वो रिलीज़ हो रहे हैं, और जो अल्फा चेन्स है वो प्रेसिपिटेट होंगे तो बॉडीज़ बनाएंगे, जो आरबीसी है उसके अंदर बॉडीज़ होंगे, उसको हम हेंस बॉडीज़ कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने इस पिक्चर में दी है, अनीसोसाइटोसिस, इन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से। फिर हम इस पेशेंट में जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तो एचबी ए जो है वो एब्सेंट होगा क्योंकि बीटा चेन नहीं है, और HbA2 एलिवेट होगा। ये सारा डिपेंडेंसी अब हमारी जो HbA2 है उस पर है। और फिर ऐसे पेशेंट कि जब सीरम की जो और सीरम आयरन ज़्यादा होगा या बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, ये तो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि हेमोलिसिस हो रही है। अच्छा, इमेजिंग करेंगे तो इमेजिंग में स्कल एक्सरे में हमें क्रू कट या हेयर इन अपेरेंस होगी, हमें ऐसे नज़र आएगा जैसे जो स्कल है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल उगाए हैं, ग्रोथ हुई है, छोटे छोटे बालों की ग्रोथ हुई है। ये है जो हाइपरप्लेजिया उसकी वजह से बोन्स में हमें ऐसे नज़र आएंगे। और जो लॉन्ग बोन है उसकी थिनिंग होगी, वो बिल्कुल पतले हो जाएंगे उसके बोन्स, क्योंकि जो उसका सारा जो हेमाटोपोइसिस है वो बहुत रैपिड हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम इस पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, इसकी मैनेजमेंट, तो इसके लिए हम लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन करते हैं ऐसे पेशेंट में। हर 4 या 8 हफ्ते बाद हम ऐसे पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, जो पूरा ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर ऐसे पेशेंट में जो हो रहे हैं ना आयरन ओवरलोड हो रहा है, तो उनके लिए हम चेलेटिंग एजेंट्स जैसे डेपेरोक्सामीन ये चीज़ें देते हैं। ये सारे आयरन चेलेटिंग एजेंट्स है, ये हम देते हैं पेशेंट में, और इसकी जो आयरन जो ओवरलोड है उसको कम करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं ऐसे पेशेंट में। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये यूरिन में जो आयरन है उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। स्प्लेनेक्टोमी करेंगे क्योंकि स्प्लीन जो है वो हेमोलिसिस कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, उसकी वजह से हम जो है पेशेंट को जो वो जो टेट्रामर्स जो अल्फा टेट्रामर्स बने हैं उनकी हेमोलिसिस करेगा, और उस हेमोलिसिस को रोकने के लिए हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं।
फोलिक एसिड देंगे ऐसे पेशेंट में, क्योंकि फोलिक एसिड जो है ऐसे पेशेंट की जो हेमोलिसिस होगी तो फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी भी होगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये उसकी जो ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट जो है वो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, हम ये करते हैं। और फिर हम ऐसे पेशेंट में जो यंग पेशेंट्स है उसमें हम जो उसकी फीटल हेमोग्लोबिन है उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं, और उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करने के लिए हम पेशेंट को हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया की वजह से पेशेंट की जो फीटल हेमोग्लोबिन है उसकी सिंथेसिस इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास बीटा है थैलेसीमिया मेजर हो गया, और माइनर जो है ना उसमें बस एक जीन एब्सेंट होता है, और उसके साइन सिम्टम्स भी इतने माइल्ड से होते हैं ना, बस उसकी उसमें ना हमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, बस उसमें हमें ट्रीटमेंट कितनी, उससे ज़्यादातर सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। तो अगर किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।